आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाएंगे जो ऊपर से तो एक अकेली सैन्य कार्रवाई लगती है, लेकिन असल में एक बहुत बड़े और लगातार फैलते हुए वैश्विक संघर्ष की कहानी बयां करती है। हम बात कर रहे हैं आइरिस डेना के डूबने की। और कहानी की शुरुआत होती है एक सीधे और चौंकाने वाले बयान से। ये शब्द हैं अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के, जो साफ तौर पर इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं और इसके विवादास्पद होने की नींव भी रखते हैं। तो आखिर ये सब हुआ कहाँ और कैसे? चलिए इस घटना के केंद्र में चलते हैं, श्रीलंका के तट से कुछ दूर, ये समझने के लिए कि उस दिन असल में हुआ क्या था और इसकी मानवीय कीमत कितनी बड़ी थी। ये समझना जरूरी है कि ये कोई पारंपरिक युद्ध का मैदान नहीं था। आइरिस डेना पर हमला मध्य पूर्व के जो मेन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनसे हजारों मील दूर हुआ था, और इस पर हमला हुआ एक टॉर्पीडो से। तो जरा इस लोकेशन को देखिए। हमला हुआ हिंद महासागर में, श्रीलंका के तट से करीब 44 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 81 किलोमीटर दूर। अब तकनीकी तौर पर तो ये अंतर्राष्ट्रीय पानी था, लेकिन ये श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। और यही बात इसे हमले के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही अप्रत्याशित और विवादास्पद जगह बनाती है। और इस एक हमले की जो मानवीय कीमत थी वो बहुत बड़ी थी। कम से कम 87, जी हाँ 87 ईरानी नाविक मारे गए। हाँ, कुछ लोगों की जान बच भी गई। श्रीलंकाई अधिकारियों ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और जहाज डूबने के बाद उन्होंने 32 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया। और यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। ये जो युद्धपोत था, ये किसी कॉम्बैट मिशन मतलब किसी लड़ाई के मिशन पर नहीं था। असल में ये भारत में हुए एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज से वापस लौट रहा था। मतलब ये एक डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज थी, कोई जंग की तैयारी नहीं। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। चलिए अब पेंटागन के नजरिए को देखते हैं कि इस बेहद आक्रामक और चौंकाने वाली सैन्य कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या सफाई दी। और इस पूरे मामले में जो सबसे अहम चेहरा है वो है अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, जो पहले फॉक्स न्यूज के होस्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने ही पब्लिकली इस हमले की पुष्टि की, और उनका जो बयान था वो प्रशासन के इरादों को एकदम साफ कर देता है। उन्होंने इसे एक शांत मौत यानी अ क्वाइट डेथ कहा, और इसकी तुलना वर्ल्ड वॉर 2 से कर दी। उन्होंने कहा हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही सीधा और आक्रामक संदेश था। और यहीं से ये मामला एक बड़ी कानूनी बहस में उलझ जाता है। सवाल ये है कि क्या ये हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन था, और यहीं पर कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये शांत मौत अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में एक अवैध कार्रवाई थी? देखिए, पेंटागन जो कहानी बता रहा है उसे कई एक्सपर्ट्स चुनौती दे रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि इनमें पेंटागन के ही एक पूर्व अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने इस पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। इससे इस कानूनी बहस को और भी ज़्यादा वजन मिलता है। ये हैं वेस ब्रायंट, पेंटागन के पूर्व टारगेटिंग एक्सपर्ट, और उनका ये बयान अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ जो कानूनी दलील है उसे बिल्कुल साफ कर देता है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा, क्या वो युद्धपोत उस वक्त किसी को धमकी दे रहा था या लड़ाई में शामिल था? आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो जहाज किसी के लिए भी कोई फौरी खतरा था। तो यहाँ पर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसका कहना है कि उनका लक्ष्य ईरान की सारी सैन्य ताकत को खत्म करना है। लेकिन दूसरी तरफ है कानूनी दलील, जो कहती है कि आप किसी मिलिट्री टारगेट पर तभी हमला कर सकते हैं जब वो एक आसन्न खतरा हो, मतलब एक इमिनेंट थ्रेट। अमेरिका तो पूरी ईरानी सेना को ही दुश्मन मानकर चल रहा है, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई आइरिस डेना तो शांति से अपने रास्ते जा रहा था। तो चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बहुत बड़े और तेजी से फैलते हुए संघर्ष का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आइरिस डेना का डूबना कोई अकेली अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि ये उन कई संकेतों में से एक है जो साफ साफ दिखा रहे हैं कि ये लड़ाई अब अपनी पुरानी सीमाओं को लांघकर बहुत आगे फैल चुकी है। और ये फैलाव हमें कई मोर्चों पर दिख रहा है। देखिए, होर्मुज की खाड़ी में शिपिंग पूरी तरह से ठप पड़ी है। तुर्की के ऊपर नाटो ने एक ईरानी मिसाइल को रोका है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना आगे बढ़ रही है। अमेरिका इराक में ईरान समर्थक गुटों को निशाना बना रहा है, और ईरान के अंदर भी लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। मतलब ये संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इन सबका जो मानवीय असर है वो भी बहुत भयानक है।
सिर्फ जंग के पहले 2 दिनों में ही कम से कम 1 लाख लोग राजधानी तेहरान छोड़कर भाग चुके हैं। और ये सब हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है, युद्ध के नियम। मॉडर्न वॉरफेयर को जो नियम कंट्रोल करते हैं, उनका क्या होता है जब उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है? जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ था आइरिस डेना, ईरानी नौसेना का सबसे नया, सबसे ताकतवर जहाज जो हर तरह की मिसाइलों और तोपों से लैस था, और दूसरी तरफ था ये हमला, इतना खामोश, इतना सीक्रेट कि उसने कथित तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीकों से जहाज के सारे डिफेंस सिस्टम ही बंद कर दिए, और नतीजा एक शांत मौत। और ये हमें फिर से रक्षा सचिव हेगसेथ के उसी पुराने बयान की याद दिलाता है, जहां उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि अमेरिकी ऑपरेशन किसी भी बेवकूफ़ी भरे युद्ध के नियमों यानी स्टूपिड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को नहीं मान रहा है। तो हम इसी एक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। एक ऐसी जंग में जहां कोई बेवकूफ़ी भरे नियम नहीं है, तो फिर कौन से नियम बचे हैं?